नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। आज एक बहुत ही डिफ़िकल्ट या डिफरेंट या कहें एक बिल्कुल ऐसे फंड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जिसको सुनने में, समझने में और फिर अगर आप समझ गए अच्छे से तो पैसे लगाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये फंड एक ऐसा है ना जिसको पहले समझना ज़रूरी कि ये है क्या चीज़ और किस तरीके की चीज़ें करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ICICI प्रू बिजनेस साइकिल फंड। बिजनेस साइकिल से मन में ख्याल ये आता है कि एक बिज़नेस की क्या सिक्लिकलिटी होती है, अलग अलग सेक्टर की क्या सिक्लिकलिटी होती है। जैसे बहुत आम फहम आपने सुना होगा कि मेटल साइकिल होता है एक। तो इस तरह का फंड जो इन साइकिल्स को समझता है उसमें निवेश करते हैं और फिर वहाँ से आपके लिए पैसे बनाते हैं, इसको समझना चाहिए। और हमारे साथ ये समझाने के लिए अनीश तवाकले जी हैं जो डिप्टी CIO हैं इक्विटी एंड हेड रिसर्च ICICI प्रू AMC के। बहुत ही विद्वान और बहुत लंबा अनुभव है सर का। मुझे याद है कि हम लोगों ने जब पिछली बार आप लोगों ने ये शो देखा हो, हम लोग बातचीत की थी बैंक्स के बारे में, बड़ी डिटेल में हमें समझाया था कि इस वक्त बैंकिंग की स्थिति क्या है। फिर हम लोगों ने पूरा रिजल्ट सीजन देखा और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे सर समझा के गए थे। अनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। तो आज हम लोग सोच रहे थे कि बिजनेस साइकिल फंड के बारे में समझें कि ये क्या होता है, कैसे होता है। उससे पहले जैसे हमेशा है कि एक नज़रिया मार्केट में ज़रूर समझना चाहिए कि इस वक्त बाज़ार में क्या हो रहा है और अनीश जी उस मार्केट को कैसे देख रहे हैं। देखिए, पहले तो मार्केट से पहले बात करने से पहले तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो समझना जरूरी है। जी, मेरे ख्याल से इकोनॉमी अभी भी इकोनॉमिक आउटलुक अभी भी अच्छी है, ठीक है। और इकोनॉमिक आउटलुक समझने के लिए मैं तो 3 या 4 वेरिएबल जरूर ध्यान में रखता हूँ। वो होते हैं एक तो सीमेंट डिमांड, पावर डिमांड और ऑटोमोबाइल्स और टू व्हीलर की डिमांड। जब तक ये 3-4 चीजें ठीक चल रही होती हैं और रियल एस्टेट सेल्स, मकान लोग खरीद रहे हैं, अगर ये 3-4 चीजें ठीक चल रही हैं तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी ठीक चल रही है। क्योंकि इन 4 चीजों का बिल्कुल हार्ड डेटा मिलता है और ये 4 चीजों का इफेक्ट दूसरे भागों में भी इकोनॉमी के होता है। अगर लोग मकान खरीद रहे हैं तो उसके बाद मकान में उससे नौकरियां भी मिल रही होंगी वर्कर्स को, और नौकरियां मिल रही होंगी, मकान बनेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बिकेंगे। तो इस सब का स्पिल ओवर इफेक्ट्स जिसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी पे भी अच्छा असर पड़ता है। तो ये 3-4 चीजें जब तक ठीक चल रही हैं मेरे को तो लगता है इकोनॉमी ठीक चल रही है। और तो मेरे ख्याल से अभी भी 2-2.5 साल की तो आउटलुक इकोनॉमी की रोबस्ट है। और मार्केट में अगर हमें देखें तो लार्ज कैप वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, रीजनेबल है, कह सकते हैं थोड़ी महंगी है बट बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा रिच है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ लार्ज कैप इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर एरिया है। ओके, तो अभी सर आप लोगों ने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे उसमें लार्जली सेटिस्फैक्ट्री थे, अच्छे नतीजे लोगों ने दिए, सेक्टोरली भी अच्छे नतीजे दिए। खासतौर पे स्मॉल और मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। क्या वो रिजल्ट्स उनके वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते? देखिए, रिजल्ट्स ठीक थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिजल्ट्स खराब थे, बट कई जगहों पे मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी पीक पे है। होता क्या है कि जैसे इकोनॉमी की रिकवरी आती है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है। जब फैक्ट्री आपकी यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो आपके मार्जिन इंप्रूव होते हैं, बट फिर और लोग कैपेसिटी डालते हैं तो मार्जिन फिर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पीक प्रॉफिटेबिलिटी को, जो सबसे टॉप पे जब प्रॉफिटेबिलिटी होती है, सब टॉप पे मार्जिन होते हैं, उसको हम ये ना एक्सटेंड करें कि ये हमेशा चले। क्योंकि जब लोग कैपेसिटी ऐड करेंगे उसमें इंडस्ट्री में तो मार्जिन थोड़ा नॉर्मलाइज, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी पीक पे है और ये बात बिल्कुल सही है कि जब कैपेसिटी एक्सपेंड, हाँ, सेक्टर्स में नहीं कह रहा, किसी सेक्टर्स में, राइट, तो कैपेसिटी एक्सपेंड होगी तो डेफिनेटली दूसरे के ऊपर इसका असर आएगा, पूरा इकोनॉमी के असर आएगा। एक सवाल और सर, उसके बाद हम लोग फंड की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग थोड़ा ग्लोबल पिक्चर देखें तो एक इकॉनमी जो US की है वो रोबस्ट है, उसका नंबर भी है 2.5% एनुअलाइज वो बढ़ रही है। डेवलप्ड इकॉनमी के लिए 2.5% अच्छा नंबर मानना चाहिए। 11% S&P की कंपनियों की अर्निंग्स के प्रोजेक्शंस हैं आने वाले समय में भी।
तो वहाँ से तो कोई वैसी दिक्कत नहीं दिख रही, बावजूद इसके कि वहाँ रेट कट के लोग इंतजार कर भी रहे हैं और मार्केट भी उसी के साथ ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है। वहाँ ऐसा नहीं लगता कि कोई चिंता है। दूसरा, हमारे पड़ोस में जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है चीन, वहाँ दिक्कत है। जापान में एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि 2 क्वार्टर से लगातार नेगेटिव ग्रोथ है, तो रिसेशन जैसा माहौल है टेक्निकली, बट मार्केट वहाँ का भी लाइफ हाई पे है। भारत का बाजार, इकॉनमी भी अच्छी है और मार्केट भी अच्छा है। इस पूरे पिक्चर जो मैंने अभी पेंट की, इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या दिखता है आपको? एक्चुअली ग्लोबल ऐसा कोई प्रिडिक्टेबल रिस्क तो अभी नहीं है, राइट? इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि कहीं एकदम से बहुत ऑटोमेटिकली डिटीरियोरेट हो जानी चाहिए। बट हाँ, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, वो ही मैं रिस्क कहूंगा। क्योंकि यूएस इकोनॉमी, जैसे आपने कहा, बहुत उम्दा हालत में है। यूएस में जैसे में अगर आप लेबर मार्केट को देखें, जॉब्स मार्केट को देखें, तो वहां पे इस वक्त 9 मिलियन जॉब की वैकेंसीज हैं। जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा वैकेंसी, राइट? जैसे 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होंगे और 9 मिलियन लोग, तकरीबन मैं अंदाज से बात कर रहा हूँ, वैकेंसीज है। तो ये तो बहुत बढ़िया लेबर मार्केट है, राइट? तो वो इकोनॉमी तो बूम में है। चाइना में एक्चुअली दिक्कत जो है वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड है रियल एस्टेट सेक्टर में। वो इसलिए है क्योंकि उन्हें जितने मकान बनाने थे, शहर बनाने थे, उन्होंने काफी बना लिए। अब आपने एक बारी मकान बना लिए तो और मकान बनाने की जरूरत नहीं है, या आप कम मकान बनाएंगे, तो वो एरिया में उनका श्रिंकेज है। बट उनका भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्चुअली इतनी बुरी हालत में नहीं है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज उनका भी ठीक चल रहा है। इसलिए उनकी गवर्नमेंट जो है स्टिमुलस जो दे रही है वो बहुत बड़ा स्टिमुलस नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें रियल एस्टेट सेक्टर को फिर से बबल नहीं क्रिएट करना है। उनको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर तो स्लो डाउन होगा ही होगा। जब आप मकान बनाने में जो लोग इन्वॉल्व थे, अब उनकी नौकरियां जाएंगी, उनको दूसरे सेक्टर में नौकरी लेनी पड़ेगी। ये नेचुरल उसमें चेंज होना ही है। तो रियल एस्टेट सेक्टर को फिर से इन्फ्लेट नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ आए, और जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर से बेरोजगार होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में नौकरी पाए। वो ट्रांजिशन उनका चल रहा है। और चाइनीज इकोनॉमी की भी अगर आप ग्रोथ देखें तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव हो गई है। 4-5% अगर ग्रोथ चाइना में आती है तो वो ठीक है, अब उनके लेवल पे उनका लेवल अब काफी हाई है, तो 4-5% ग्रोथ ठीक है। चाइना को मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, प्रॉब्लम है, बट इट्स अ मैनेजेबल सिक्लिकल, नॉर्मल सिक्लिकल प्रॉब्लम। ओके, तो अब अनीश जी हम लोग बातचीत करते हैं इस फंड के बारे में जिसके लिए हम लोगों ने ये शो बनाया। तो ये जो बिजनेस साइकिल फंड है सर, ये क्या है बेसिकली? किस किस तरीके की थीम्स पे आप लोग बात करते? पहले तो बेसिक हमें समझाइए। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि ये फंड क्या नहीं है। ये स्ट्रक्चरल फंड नहीं है। स्ट्रक्चरल फंड क्या होता है कि भाई हम सोचते हैं कि ये थीम तो 10 साल चलेगी। अगर हम बोले कि भाई ये वाला सेक्टर 10 साल 10% पे ग्रो करेगा, स्ट्रक्चरल थीम, वो नहीं है। हम ये कहते हैं कि देखिए, हर इकोनॉमी में बूम आती है और स्लंप आती है। स्लंप मतलब मंदी, और बूम मतलब बहुत जब इकोनॉमी फुल। बूम में क्या होता है कि आपकी जो कैपेसिटी, डिमांड बढ़िया है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़िया है, तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, राइट? जैसे मतलब आपके सीमेंट प्लांट्स फुल यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, स्टील प्लांट्स फुल यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड है तो ऑटोमोबाइल्स की 3 शिफ्ट ऑपरेशन चल रही है। स्लंप क्या होता है? जब डिमांड नहीं होती, डिमांड वीक होती है, तो आपकी फैक्ट्रीज अंडर यूटिलाइजेशन कम होता है। अब जब यूटिलाइजेशन कम होता है तो कोई ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं करेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग फैक्ट्री अगर पूरी तरह यूटिलाइज नहीं है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई नया फैक्ट्री तो नहीं लगाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमी में हमेशा बूम्स और स्लम्प्स आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता है कि इंडिया 8% पे ग्रो करेगा 10 साल के लिए, या 9% पे ग्रो करेगा 10 साल के लिए, या 6%। ये हम व्यू नहीं लेंगे। हम देखेंगे अगले 2-3 साल कैसे लग रहे हैं। अगले 2-3 साल हम बोल रहे हैं कि जैसे इकोनॉमी में पहले स्पेयर कैपेसिटी थी क्योंकि डिमांड वीक थी, अब डिमांड बढ़ रही है, और ये स्पेयर कैपेसिटी जैसे जैसे यूज होती जाएगी तो लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करने लगेंगे। तो हम कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अब जैसे रिकवरी में आ रही है, रिकवरी में है, तो जो सेक्टर्स अच्छा करेंगे वो जैसे कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट। तो इस फंड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इकोनॉमी किस स्टेज पे है, बूम में है, स्लंप में है, और स्लंप में है तो रिकवरी कब शुरू होगी, और
उस स्टेज ऑफ द इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे। तो ये टॉप डाउन सेक्टर सिलेक्शन फंड है। और जैसे कई बारी इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि हम ये वाला सेक्टर फंड चूज करें, या कभी कोई कहेगा हम आईटी फंड में इन्वेस्ट करें, या कोई कहेगा हम फाइनेंशियल सेक्टर में फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने की जगह अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करें तो हम लोग सेक्टर्स चेंज करते रहेंगे। अगर हमें लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो हम ऐसे सेक्टर्स लेंगे जो स्ट्रांग इकोनॉमी में अच्छा करते हैं। अगर इकोनॉमी में मंदी हमें वो लगता है तो हम ऐसे सेक्टर्स लेंगे जो मंदी में आउट परफॉर्म करते हैं। ओके, तो लूजली इसको मोमेंटम फंड कह सकते हैं क्या, इन अ लार्जर सेंस, नॉट इन एग्जैक्टली? नहीं, मोमेंटम नहीं, ये एक्चुअली हम टर्निंग पॉइंट्स, ये जो सेक्टर चलने से पहले उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ओके, तो चलने के बाद नहीं, तब में तो हम एग्जिट करना शुरू करेंगे। जब अर्निंग्स आने लगेंगी, जब हमें लगेगा कि अर्निंग्स अब फोरकास्ट, अगर हमने पहले बोला था कि भाई ये वाला सेक्टर अच्छा है, फिर उसमें अगर वो एक्चुअली परफॉर्म करता है और अर्निंग्स आने लगती हैं, तो जैसे अर्निंग्स फोरकास्ट हमें लगता है अब तो फोरकास्ट भी ऑप्टिमिस्टिक हो गई हैं, तो वी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो ये मोमेंटम नहीं है, सिक्लिकल है। ओके, एक्चुअली सेइंग कि ये टर्निंग पॉइंट से पहले उसे आइडेंटिफाई करना। ओके, मतलब जब कर्व बनना शुरू होता है वहां पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एक तो स्ट्रक्चरल नहीं है, मतलब लीनियर ग्रोथ वाला फंड नहीं है, मोमेंटम नहीं है, ये सिक्लिकल फंड है जहां पे साइकिल को एकदम शुरुआत में पकड़ा जाता है। तो इकोनॉमी अपनी कहां पे है सर अभी, मतलब बिल्कुल शुरुआत में है या आधा रास्ता हो चुका है? अभी मिड पॉइंट पे है मैं कहूंगा, क्योंकि इकोनॉमी में शुरुआत में तो नहीं है। शुरुआत में तो 1-1.5 साल पहले थी, जब मकान बिल्कुल बिक नहीं रहे थे, ऑटोमोबाइल सेल्स भी बहुत लो थी, तो उससे तो अब बाहर आ गए हैं। रिकवरी अभी बट अभी रिकवरी में और जगह है कि अर्निंग्स फोरकास्ट अभी सिक्लिकल सेक्टर्स में अपग्रेड्स। तो अनिश सर, ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी अगर बूम कर रही है तो सारे सेक्टर बूम कर रहे हो, कुछ हो सकता है एकदम पीक पे हो, कुछ शुरू हो रहे हो, कुछ बीच में हो, ऐसा होता होगा? हाँ, तो एक्चुअली कुछ सेक्टर्स तो कुछ सेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो जैसे एफएमसीजी है, उनको इकोनॉमी अच्छा करे या बुरा करे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल भी नॉर्मली डोमेस्टिक, जो फार्मास्यूटिकल में डोमेस्टिक डिमांड है वो स्टेबल ही रहती है, इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी। तो कुछ तो सेक्टर्स होते हैं जो स्टेबल सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, जब इकोनॉमी अच्छा करती है गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो लोगों के पास आमदनी ज्यादा होती है, तो ये जिसे कहते हैं जो थोड़ा चॉइस वाला खर्चा होता है कि आपके पास चॉइस है, गाड़ी खरीदना कोई जबरदस्ती तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। तो जब अगर आपके पास आमदनी अच्छी होगी तो आप ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे। और इकोनॉमी जब अच्छा कर रही होती है नॉर्मली, तब लोग मकान भी बना रहे होते हैं, तभी इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, तो सीमेंट कंजम्पशन अच्छा होती है। तो सीमेंट, गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स, ये सेक्टर्स स्विंग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कहेंगे कि जब इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बहुत अच्छा करेंगे, जब इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आज हम जिस सेक्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, वो कौन से सेक्टर हैं जो इस वक्त इस फंड के रडार पे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम बातचीत कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू बिजनेस साइकिल फंड के बारे में कि इस तरीके के फंड होते हैं वो कहाँ निवेश करते हैं। आईटी को सर क्या मानना चाहिए? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बेसिकली, तो आईटी को हम लोग क्या मानते हैं, स्ट्रक्चरल सेक्टर है या सिक्लिकल है? ये आईटी कम सिक्लिकल है एक्चुअली। आईटी में सिक्लिकलिटी इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप देखें तो इतनी है नहीं। आईटी सर्विसेज की डिमांड यूएस में 3 से 5% पे ग्रो करती है, तो वो बहुत सिक्लिकलिटी नहीं है उसमें। बहुत कम ऐसा होता है कि -10 ग्रोथ आ जाए और फिर +20 ग्रोथ आ जाए, वो बहुत रेयर होता है। एक आध बारी जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब बहुत श्रिंकेज आ गई थी, बट वैसे नॉर्मली नहीं आती। ओके, नॉर्मल साइकिल में। तो इस समय अगर हम देखें तो कौन सा सेक्टर आपको दिखते हैं जहां पे अभी बिजनेस साइकिल शुरू में है? अभी आपने कहा ना कि शुरू में पकड़ना चाहिए, तो कौन सा सेक्टर जहां पे आपको लगता है कि बिजनेस साइकिल अभी शुरुआत हुई है या थोड़ा चल चुके हैं? मान लीजिए नहीं, ओवरऑल साइकिल तो अब शुरू हो चुकी है सब जगह। इकोनॉमी की अगर आप साइकिल, तो अभी ऐसा कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेक्टर बिल्कुल शुरुआत पे है, बट हाँ अभी भी अगर इकोनॉमी 2-3 साल अच्छा करती है, जो हमें लगता है करेगी, तो इसमें सीमेंट डिमांड अच्छी रहनी चाहिए, ऑटोमोबाइल कार की डिमांड अच्छी रहनी चाहिए, और ये क्या कहते हैं सीमेंट कार और
कैपिटल गुड्स, सॉरी, इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स, इसकी डिमांड भी अच्छी रहनी चाहिए, बिकॉज जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल गुड्स की डिमांड भी अच्छी है। ओके, तो सीमेंट डिमांड हो गई, कैपिटल गुड्स हो गया, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर वाले में ज़्यादा ध्यान रखेंगे या फोर व्हीलर में? टू व्हीलर, क्योंकि वो ज़्यादा करीब है मासेस के। दोनों रखेंगे, सॉरी, दोनों। अच्छा, अब सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम लोग जब ओवरऑल मार्केट देखते हो, आपके लिए लिमिट नहीं, आप कहीं भी निवेश कर सकते हो, कोई कैप का रिस्ट्रिक्शन तो होगा नहीं इस पर, क्योंकि आप सेक्टोरली अगर आप सिक्लिकली देख रहे हैं तो हमने देखा कि ज़्यादातर सेक्टर्स में तेज़ी आ चुकी है और ख़ासतौर पे स्मॉल और मिड कैप बहुत तेज़ी आ गई, तो क्या चॉइसेस लिमिटेड हो गई क्या? नहीं, स्मॉल एंड मिड कैप में चॉइसेस काफ़ी मुश्किल हैं अभी, ये तो मैं मानता हूँ, और ये हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, ये अभी ही नहीं, काफ़ी समय से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से लोग कह रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप में केयरफुल होना पड़ेगा। लार्ज कैप में भी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि वैल्यूएशन सस्ती है, बट अर्निंग्स आएंगी तो अर्निंग्स ग्रोथ से रिटर्न्स ठीक आ सकते हैं। ओके, अर्निंग्स रिटर्न्स के देखिए दो सोर्स होते हैं, एक तो मल्टीपल या तो एक्सपैंड करे, पीई मल्टीपल जिसे कहते हैं, या ईपीएस ग्रोथ। मैं कह रहा हूं अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ईपीएस ग्रोथ ठीक रहनी चाहिए, अर्निंग्स मल्टीपल एक्सपैंड करने का चाहे ज्यादा स्कोप नहीं है। ओके, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्या तो पी एक्सपेंड करे या अर्निंग्स में ईपीएस बढ़ के दिखाए। बैंकिंग एक सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी का मिरर है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो इकोनॉमी मान के चलिए कि अच्छा करेगी, और इकोनॉमी अच्छा करे तो बैंक अच्छा करेगा ही करेगा, बिना उसके तो हो नहीं सकता। बैंकिंग सेक्टर इस समय अपने, क्या ये पहले तो सवाल ये छोटा सा कि ये सिक्लिकल है सेक्टर कि नहीं, एक दूसरा, अगर ये जिस भी कैटेगरी में आप इसको रखते हैं उसकी इस समय हालत क्या है? तो एक तो मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि देखिए, जब इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है इसमें पूरा फाइनेंशियल सेक्टर देखना चाहिए कि आदमी अपना जो सेविंग है वो या तो बैंक में रख सकता है, या म्यूचुअल फंड में रख सकता है, या इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वेस्टर है। तो तीन रूट्स हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस। तो अगर इकोनॉमी अच्छा करे, इसका ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग ही अच्छा करे, बाकी दोनों, अगर हो सकता है कि लोग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस को प्रेफर करने लगे तो वो बैंकिंग इतना अच्छा नहीं करेगी, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ज्यादा अच्छा करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर बैंकिंग में डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है या डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है तो इकोनॉमी वीक है। हो सकता है कि अदर जो बाकी दोनों सेक्टर हैं, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, उससे इकोनॉमी सपोर्ट हो रही है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि बैंकिंग सेक्टर में डिमांड है, डिमांड ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ है, बट कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, जो उनके आपस का कंपटीशन है, वो काफी हाई है, इसलिए हम थोड़ा वो अभी भी होल्ड है। तो एक इससे जुड़ा सवाल ये बनता है कि अगर हम पूरे बैंकिंग सेक्टर को ले, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि यार लोग म्यूचुअल फंड में बहुत पैसे डाल रहे हैं, इक्विटी मार्केट इसीलिए इतना चल रहा है क्योंकि बैंक में एफडी का रेट ही नहीं मिल रहा है, और एफडी के लिए मारामारी चल रही, सारे बैंक्स फाइट कर रहे हैं कि उनको डिपॉजिट ग्रोथ चाहिए। तो इस सिचुएशन में चूंकि मार्केट बूम कर रहा है, तो क्या जो आपकी बेसिक थीम है सिक्लिकल वाली, उसमें कोई डिस्टॉर्शन आ जाता है क्या? कि अब जब इक्विटी मार्केट इतना चल रहा है लिक्विडिटी ड्रिवन, तो वो थीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे आइडेंटिफाई करें भाई ये रियल ग्रोथ है या केवल लिक्विडिटी वाली ग्रोथ है? नहीं, अगर देखिए रियल ग्रोथ है या नहीं, वो तो अगर जैसे जो इक्विटी मार्केट में जो कंपनी पैसा रेज कर रही है वो अगर उसे ढंग से डिप्लॉय करेंगी, फैक्ट्रीज अच्छी लगाएंगी और कैपिटल एलोकेशन जिसे कहते हैं अच्छा होगा, तो रियल ग्रोथ आएगी, है ना? तो ये तो अब, बट वो तो बैंक में भी हो सकता है। अगर बैंक में आप डिपॉजिट करें और बैंक बुरे लोन दें तो वो भी आर्टिफिशियल ग्रोथ एक तरह से हो जाती है, क्योंकि फिर वो अगर लोन्स खराब हो जाते हैं तो फैक्ट्री नहीं बनती और आउटपुट नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि बैंक में सारी ग्रोथ रियल है और म्यूचुअल फंड में ही आर्टिफिशियल ग्रोथ आ सकती है। वो तो जो पैसा आदमी बोरो कर रहा है या मार्केट में रेज कर रहा है, वो कैसे डिप्लॉय करता है उसे, उससे वो अच्छी फैक्ट्री लगाता है जो अच्छे गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, या अगर अनप्रोडक्टिवली यूज करता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो वो तो दोनों तरह से आ सकता है। तो वो आपको अलग से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कैपिटल जो एलोकेट हो रहा है, चाहे वो बैंक से आ रहा है या म्यूचुअल फंड से आ रहा है या इंश्योरेंस के थ्रू आ रहा है, वो किस रूट से आ रहा है वो रेलेवेंट नहीं है। वो अच्छी तरह डिप्लॉय हो रहा है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा।
तो ऐसा कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ जाता कि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ ज्यादा है और बैंकिंग में कम है, तो हमारे कोई डिस्टॉर्शन आ गया है। ये देख रहे हैं कि इस वक्त इकोनॉमी ग्रोथ स्ट्रांग है और जो रूट यूज हो रहा है वो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस काफी है, और बैंक्स आर डूइंग ओके। मतलब बैंक्स में भी ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ही कम है या लोन ग्रोथ बहुत ही ठीक है, ऐसा कोई तकलीफ वो नहीं है। ओके, तो अनीश सर ये कह रहे हैं कि अभी 2-3 साल कोई दिक्कत नहीं, इकॉनमी अपनी बहुत अच्छा कर रही है, और उसके जो पैरामीटर्स है जिससे पता करते हैं हम लोग, वो है सीमेंट, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, जिससे पता लगता है कि इकॉनमी ठीक ठाक कर रही है, और उसके हार्ड फैक्ट्स जो हमारे सामने आते हैं महीने महीने, तो उससे हमको पता लगता है। तो ये है सिक्लिकल फंड कि आप सिक्लिकल फंड में पैसे लगाएंगे तो कहाँ निवेश करेंगे, और फंड मैनेजर कैसे इसको सोचते हैं इकॉनमी को लेकर के, मार्केट को लेकर के। अनीश सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो लोगों ने आज ये भी सीखा होगा कि साइकिल्स होते कैसे हैं बिजनेसेस के, और साथ ही ये भी देखा होगा कि इस फंड में आप पैसे लगाएंगे तो आपका पैसा कहाँ डिप्लॉय होगा और किस तरह के रिटर्न्स आपको बनेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते एक और फंड और एक और फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।